यूनाइटेड नेशंस में अब भारत के सामने एक नई बड़ी चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है। एक नॉन परमानेंट सीट को लेकर अब एक देश खुलकर भारत के मुकाबले में उतर आया है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या चल रहा है कि भारत को अपने सबसे अनुभवी डिप्लोमेट्स में से एक एस जयशंकर को खुद न्यूयॉर्क भेजना पड़ रहा है। क्या वाकई भारत के खिलाफ कोई नई डिप्लोमेटिक लॉबिंग शुरू हो चुकी है? सबसे पहले इसी पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे भारत और ईरान की, क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों के बीच अब एक नया विवाद भी सामने आता दिख रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को ईरान को इस बार थोड़ा सख्त संदेश देना पड़ा? इसके पीछे की पूरी वजह भी जानेंगे। और एक बड़ी अपडेट इजराइल से भी निकल कर आई है। इजराइल ने भारत के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर एक नया ऐलान किया है। आखिर ये नया प्लान क्या है और अगर इस पर आगे बात बनती है तो भारत को इसका कितना बड़ा फायदा हो सकता है, इसे भी आसान भाषा में समझेंगे। तो आज कई ऐसी खबरें हैं जिनकी हेडलाइन तो आपने शायद देख ली होगी, लेकिन उनके पीछे की पूरी कहानी जानना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, सपोर्ट के तौर पर कृपया एक लाइक जरूर से कर दीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस में शुरू हुई उस नई टक्कर की, जिस पर शायद अभी उतनी चर्चा नहीं हो रही, लेकिन आने वाले दिनों में भारत की कूटनीति का बड़ा इम्तिहान यही होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन इस बार उनका दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है। इस बार मिशन बिल्कुल साफ है। साल 2028 से 29 के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट पर भारत का समर्थन जितना। इसी मकसद से भारत ने अपना नया कैंपेन भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है शांति। अब आने वाले दिनों में अलग अलग देशों से लगातार बातचीत होगी, क्योंकि आखिर में फैसला भाषणों से नहीं, वोटों से होना है। अब यहाँ तक तो सब कुछ भारत के प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी एक नया मोड़ आ गया। ताजिकिस्तान ने भी उसी सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी। अब सीधा मुकाबला भारत और ताजिकिस्तान के बीच होने वाला है। जिस देश को ज्यादा समर्थन मिलेगा वही इस सीट तक पहुंचेगा। अब आप सोच रहे होंगे, ताजिकिस्तान से भारत को आखिर कितनी टक्कर मिल सकती है? यहीं पर पूरी कहानी बदल जाती है। मुकाबला सिर्फ दो देशों का नहीं है, बल्कि उनके पीछे खड़े सपोर्ट का भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और पाकिस्तान दोनों ताजिकिस्तान के लिए समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। यानी वोटिंग से पहले ही पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक लॉबिंग शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि OIC के कई सदस्य देश भी ताजिकिस्तान के पक्ष में जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि अब भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी देश को लगता है कि उसके जीतने की संभावना बहुत कम है, तो वो वोटिंग से पहले अपना नाम वापस ले लेता है। लेकिन फिलहाल ताजिकिस्तान के रुख को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। वह पूरी तैयारी के साथ मैदान में बना हुआ है। यही वजह है कि भारत भी इस बार कोई ढिलाई नहीं दिखाना चाहता। जयशंकर खुद अलग अलग देशों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में एक एक वोट मायने रखने वाला है। अब देखना होगा कि आखिर भारत का यह डिप्लोमेटिक कैंपेन कितना असर दिखाता है और वोटिंग के दिन बाजी किसके हाथ लगती है। अब यहाँ पर एक बात समझना भी जरूरी है। जब आपने सुना कि भारत ने अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया है और जयशंकर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां कोई बड़ी रैली होगी या स्टेज लगाकर भाषण दिए जाएंगे। दरअसल यूनाइटेड नेशंस में चुनाव का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यहाँ असली काम कैमरों के सामने नहीं, बल्कि बंद कमरों में होता है। यानी जयशंकर अलग अलग देशों के राजदूतों, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और डिप्लोमेट्स से लगातार मुलाकात करेंगे। उन्हें भारत का पक्ष समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि वोटिंग के दिन ज्यादा से ज्यादा देश भारत के समर्थन में खड़े हों। ऐसा करना पड़ता है क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर का फैसला कोई एक देश नहीं करता। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सभी 193 सदस्य देश वोट डालते हैं। इसलिए जितना मजबूत आपका डिप्लोमेटिक नेटवर्क होगा, उतनी ही आपकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। और यही वजह है कि भारत ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। अब सवाल है, भारत इस बार इतनी जल्दी क्यों एक्टिव हो गया? इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। पिछले महीने 2027 से 28 टर्म की एक सीट के लिए वोटिंग हुई थी। मुकाबले में जर्मनी भी था। वही जर्मनी जो खुद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की मांग करता रहता है। लेकिन नतीजा क्या निकला? जर्मनी चुनाव ही हार गया। और सबसे हैरानी की बात यह रही कि उससे छोटे देश ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल उससे आगे निकल गए। यानी सिर्फ बड़ी इकोनॉमी होना या अंतरराष्ट्रीय ताकत होना जीत की गारंटी नहीं देता। भारत ने शायद इसी चुनाव से सबसे बड़ा सबक लिया है। सरकार समझ चुकी है कि अगर आखिरी समय तक इंतजार किया तो नुकसान हो सकता है।
इसलिए इस बार भारत अगले साल होने वाली वोटिंग का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि लगभग 1 साल पहले से ही समर्थन जुटाना शुरू कर चुका है। वैसे भी भारत के लिए ये चुनाव पहले जितना आसान नहीं माना जा रहा, क्योंकि कुछ पश्चिमी देशों के साथ रूस से तेल खरीदने और रक्षा सहयोग को लेकर मतभेद पहले से बने हुए हैं। ऐसे में भारत कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि जयशंकर खुद मोर्चा संभाल रहे हैं और एक एक देश तक पहुंचकर भारत के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो भारत अब तक 8 बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट सदस्य रह चुका है और करीब 16 साल तक इस जिम्मेदारी को निभा चुका है। पिछली बार भारत 2021 से 22 के कार्यकाल में इस परिषद का हिस्सा था। अब देखना होगा कि क्या इस बार भारत अपनी तैयारी को वोटों में बदल पाता है या फिर मुकाबला उम्मीद से ज्यादा कड़ा साबित होता है। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, क्योंकि यहाँ जो कुछ हो रहा है उसका असर अब सीधे भारत पर भी दिखने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक कमर्शियल ऑयल टैंकर पर हुए हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इनमें 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि इस बार भारत ने सिर्फ चिंता जताकर बात खत्म नहीं की। दिल्ली में मौजूद ईरान के डिप्टी एम्बेसडर को विदेश मंत्रालय ने बुलाया और साफ शब्दों में अपनी नाराजगी दर्ज कराई। भारत का कहना है कि अगर कमर्शियल जहाजों को इसी तरह निशाना बनाया जाता रहा तो इसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, किसी देश के एम्बेसडर या डिप्टी एम्बेसडर को समन करना अपने आप में एक डिप्लोमेटिक मैसेज होता है, यानी सामने वाले देश को ये बताना कि भारत इस मामले को हल्के में नहीं ले रहा। लेकिन सवाल ये भी है, क्या सिर्फ समन करने से ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी? क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी इसी तरह की घटनाओं के बाद भारत, ईरान और अमेरिका दोनों के अधिकारियों के सामने अपनी चिंता दर्ज करा चुका है। लेकिन अब जब भारतीय नागरिक लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब सिर्फ विरोध दर्ज कराने से आगे भी कोई कदम उठाने की जरूरत है। उधर ईरान की तरफ से भी अपनी सफाई दी गई है। IRGC का कहना है कि जिन जहाजों को निशाना बनाया गया उन्हें पहले कई बार चेतावनी दी गई थी। उनका दावा है कि जहाज अपने नेविगेशन सिस्टम बंद करके आगे बढ़ रहे थे और रुकने के निर्देश के बावजूद नहीं रुके। इसी वजह से कार्रवाई की गई। हालांकि भारत की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त किसी बहस से ज्यादा अपने नागरिकों की सुरक्षा है। घायल भारतीयों की मदद के लिए भारतीय दूतावास को तुरंत एक्टिव कर दिया गया है और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला सिर्फ डिप्लोमेटिक विरोध तक सीमित रहता है या फिर भारत इस मुद्दे पर कोई और बड़ा कदम भी उठाता है। अब चलते हैं अगली और काफी अहम अपडेट पर। इस बार खबर भारत और इजराइल से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने भारत के साथ दृष्टि 2.0 नाम का नया प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। इसका मकसद सिर्फ हथियार बेचना नहीं है, बल्कि नई टेक्नोलॉजी दोनों देशों में मिलकर तैयार करना है। यानी अब फोकस सिर्फ खरीद बिक्री पर नहीं रहेगा। दोनों देश ऐसी टेक्नोलॉजी पर साथ काम करेंगे जिसका इस्तेमाल डिफेंस के साथ साथ आम नागरिकों के सेक्टर में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, रडार, सेंसर, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और दूसरी एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। इन क्षेत्रों में भारतीय और इजरायली कंपनियां मिलकर काम करेंगी और कई प्रोडक्ट्स की जॉइंट डेवलपमेंट और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सकती है। इस प्रोग्राम में हैदराबाद का टी हब भी शामिल है, यानी भारत के डिफेंस स्टार्टअप्स को भी सीधे इस पार्टनरशिप का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। अगर बड़े नजरिए से देखें तो यहाँ सबसे बड़ा मैसेज यही है कि इजरायल अब भारत को सिर्फ एक ग्राहक की तरह नहीं देख रहा, वह चाहता है कि भविष्य की डिफेंस टेक्नोलॉजी दोनों देश मिलकर बनाएं। इजरायल को भारत की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और इंजीनियरिंग टैलेंट का फायदा मिलेगा, वहीं भारत को इजरायल की एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी और असली युद्ध के अनुभव से सीखने का मौका मिलेगा। यानी अगर यह पार्टनरशिप आगे बढ़ती है तो इसका फायदा सिर्फ दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्री को ही नहीं, बल्कि भारत के हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और डिफेंस स्टार्टअप्स को भी मिल सकता है। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।